ठीक है। तो मैटर वेव्स क्या होती है? मैटर वेव्स कोई अलग से कोई तरंग नहीं होती है। तो आप लोगों को पहले तो मालूम होना चाहिए कि मैटर वेव्स है क्या। मैटर वेव्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वेव्स, तरंगों का जो समूह होता है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई, उसका समूह है, या फिर एक्सरेज का समूह है। तो इन जब ये सारी तरंगें एक ग्रुप के रूप में हो तो उस कंडीशन में उन तरंगों को कैसी तरंगें कहते हैं? मैटर वेव। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मैटर वेव्स को डायरेक्ट या फिर द्रव्य तरंगें है वो क्या होती है? कोई किन्हीं भी तरंगों के समूह के रूप में उपस्थित होती है। अगर कोई तरंगे किसके रूप में? एक ग्रुप के रूप में उपस्थित हो या किसी के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ग्रुप के रूप में इंसिडेंट होने वाली वेव्स को क्या बोला जाता है? मैटर वेव्स बोला जाता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब आती है इससे यूनिट के अंदर सबसे पहले टॉपिक, जो ये आप लोगों को की जो यूनिट है उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लोगों को ओनली जो है वो क्या चीजें पढ़नी है? एक तो डी ब्रोगली की परिकल्पना, और एक जो इसी के पहले भाग में जो आपको पढ़ना है वो क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। थर्ड पार्ट के अंदर आप लोगों के इसके अंदर आ जाते हैं श्रोडिंगर समीकरण से रिलेटेड कुछ ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और इसमें आते हैं आप लोगों के आवेश घनत्व, या फिर आप ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये कुल मिला के जो मेनली है हमें ये सारी चीजें इससे यूनिट के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी है, और सबसे पहली जो है इसके अंदर वो कौन सी है? डी ब्रोगली की परिकल्पना या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है। अब देखिए, तो इसके अंदर आप देखिए जो डी ब्रोगली परिकल्पना है उस हाइपोथेसिस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वो हुई द्रव्य तरंगों से या मैटर वेव से। और मैटर वेव के या फिर इस परिकल्पना की स्टार्टिंग से पहले आपने जो हमने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी उसको अंदर क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या फिर प्रकाश की जो तरंगे है उनकी क्या होती है? दो प्रकार के नेचर होते हैं। उन्हीं दो प्रकार के नेचर के आधार के ऊपर क्या दी गई थी? डी ब्रोगली परिकल्पना दी गई थी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कितने प्रकार की है? इसकी प्रकृति कितने प्रकार की होती है? इसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक तो कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति। दूसरी कौन सी होती है? तरंग प्रकृति। और हमने जो फर्स्ट यूनिट थी, जो हमने फर्स्ट यूनिट इसके अंदर पढ़ी थी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उसके अंदर हमने किस प्रकृति के बारे में पढ़ा था? कण प्रकृति के बारे में। जिसमें आप देख रहे थे कोई भी विकिरण है उसका उत्सर्जन या अवशोषण है, उसके अंदर उत्सर्जन तथा अवशोषण के दौरान कण के रूप में क्या है? फोटोन का या तो उत्सर्जन होता था या फोटोन का क्या होता था? अवशोषण होता था। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपने क्या किया था? प्रकाश की किरण को इंसिडेंट किया था किसी भी धातु के ऊपर, तो उस धातु के ऊपर प्रकाश की किरण के रूप में किसका? फोटोन का इंसिडेंट होता था। और फोटोन का अवशोषण या अवशोषण पदार्थ के द्वारा करके इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करके प्रकाश विद्युत धारा उत्सर्जित की जाती थी। उसी प्रकार से एक्सरे किरण में भी फोटोन के कणों के रूप में क्या किया जाता? क्वांटम प्रभाव के अंदर किसी धातु के ऊपर
एक्सरे फोटोन का इंसिडेंट किया जाता था। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने पूरी की पूरी किस प्रकृति के बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कण प्रकृति के बारे में पढ़ा था। और जो तरंग प्रकृति है, सेकंड प्रकृति जो है वो कौन सी है? तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति के बारे में जो है हम वो किस में पढ़ेंगे? इसी सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, जो कि किसके अंतर्गत आती है? व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस किरण की या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी कौन सी प्रकृति को पढ़ेंगे? तरंग प्रकृति को। और एक इसके अंदर जो आता है वो है ध्रुवण। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं या प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ते हैं या फिर जो प्रकाश की किरण है वो कितने प्रकृति की होती है, उसके पास कितनी प्रकृति होती है? 2 प्रकार की प्रकृति होती है। वो 2 प्रकार के नेचर को डिफाइन करती है। एक तो कौन सा नेचर? एक जो उसका नेचर होता है वो होता है वेव नेचर, और दूसरा कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। तो इस वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के कारण इसको कैसे नेचर की तरंग बोला जाता है, कि किस नेचर की वेव बोला जाता है? ड्यूल नेचर की वेव बोला जाता है। कण प्रकृति हमने किस किस के अंदर? क्वांटम प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब के अंदर हमने जो प्रकृति पढ़ी थी वो कौन सी थी? कण प्रकृति थी। लेकिन जो तरंग प्रकृति है उसको किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। जो प्रकाश की किरणों का व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण जो होता है तो उसके अंतर्गत जो प्रकाश की किरण है उसके किस प्रकार की प्रकृति को पढ़ा जाता है? तरंग प्रकृति को पढ़ा जाता है। इन सभी प्रकृतियों, जो ये प्रकाश की प्रकृति है या फिर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो नेचर होती है, ड्यूल नेचर, उसी के आधार के ऊपर जो डी ब्रोगली था उसने अपनी अपनी क्या थी? परिकल्पना क्या की थी? प्रदर्शित की थी या परिकल्पना दी थी। तो आप लोगों को ठीक है, नेक्स्ट टाइम बड़े देखेंगे आपकी बात। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति है इसी या फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ये ड्यूल नेचर है उसी आधार के ऊपर डी ब्रोगली ने अपनी क्या दी थी? परिकल्पना या फिर हाइपोथेसिस दी थी। इसी ड्यूल नेचर के आधार पर डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना दी। ठीक है, जिसके अनुसार कोई भी तरंग होती है या फिर कोई भी द्रव्य या कोई भी मैटर होता है उसके पास में भी क्या होते हैं? इन्हीं विकिरणों या फिर इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के समान प्रॉपर्टीज होती है। तो उस आधार के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के समान इन मैटर वेव्स या इस मैटर के पास में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के समान क्या नेचर है, तो उस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ड्यूल नेचर है उस प्रकार से मैटर वेव्स के अंदर भी क्या होगा? ड्यूल नेचर होगा। तो यहां से जो ये परिकल्पना थी उसके अनुसार विकिरणों के समान ही द्रव्य कण भी के समान द्रव्य कणों में गुण होते हैं। जो प्रॉपर्टी वेव्स की होती है या फिर रेडिएशन की होती है वही की वही प्रॉपर्टी क्या है? द्रव्य कणों के पास में होती है। उस वजह से जिसके कारण विकिरणों के भांति द्रव्य कण भी क्या है? कण भी द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। जिसमें एक तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? कौन सी नेचर आ जाएगी? वेव नेचर। दूसरा कौन सा नेचर आ जाएगा? पार्टिकल
नेचर, ये हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। सेम प्रॉपर्टी होने के कारण, क्योंकि जो रेडिएशन है और कोई भी मैटर वेव्स है, क्योंकि रेडिएशन के ग्रुप से ही क्या बना है, मैटर वेव बना है। तो जब जो प्रॉपर्टी रेडिएशन वेव या रेडिएशन की या जो वेव्स की है सिंगल वेव की वही प्रॉपर्टी मैटर वेव्स की होगी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो नेचर या जो ड्यूलिटी नेचर किसी भी रेडिएशन या किसी भी सिंगल वेव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वही नेचर किसके द्वारा भी प्रदर्शित किया जाएगा, ग्रुप ऑफ वेव या फिर मैटर वेव्स के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। इस वजह से जो डी ब्रोगली था उसने अपनी परिकल्पना में क्या कहा कि जो कोई भी विकिरण है उसी के समान क्या होता है, द्रव्य कण में भी प्रॉपर्टी होती है। तो इस आधार के ऊपर तो द्रव्य कण भी होते हैं, उनके पास में भी क्या होती है, ड्यूलिटी नेचर होते हैं, तथा वो भी किस प्रकृति को, तरंग प्रकृति तथा किसको, कण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तथा जो डी ब्रोगली था उसके अनुसार अगर कोई भी वेव है, डी ब्रोगली के अनुसार अगर कोई भी वेव या कोई भी पार्टिकल है वो क्या है, गति कर रहा है, तो वो गति कर रहा है तो उससे रिलेटेड क्या होगी, कोई ना कोई वेव्स होती है। तो उस वेव की अगर हम तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करना चाहे तो हमें किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके बारे में क्या था, डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना के अंदर बताया था। तो डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिमान, किसी गतिमान कण से समृद्ध या संगत एक तरंग होती है, समृद्ध एक तरंग होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर क्या होती है, h अपॉन p के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब वही की वही बात, अभी मैंने क्या बताया, कोई भी पार्टिकल है अगर वो गति कर रहा है तो गति करेगा तो उसके अंदर वेव होगी, वह फिर वो गति जो है उसकी किसके रूप में, वेव के रूप में प्रदर्शित की जाए। अब वेव के अंदर क्या है, जरूरी थोड़ी है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर किसी भी नेचर की कोई भी वेव हो सकती है जिसके अंदर तरंग के रूप में आप लोग पढ़ते हो, एक्स रे, गामा रे, प्रकाश की किरण, यूवी रेज, कोई भी वेव हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कौन सी वेव है, इसके बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई। उसने सिर्फ इतना सा, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसमें सिर्फ इतना सा बताया गया कि अगर कोई भी किरण है या कोई भी कण अगर गति कर रहा है तो उस गति से रिलेटेड क्या होती है, उसके पास एक तरंग होती है, एक कोई वेव होती है, और उस वेव की जो तरंग दैर्ध्य है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, लैम्बडा बराबर h अपॉन p से प्रदर्शित की जाती है। किसी भी प्रकार की पर्टिकुलर वेव के बारे में नहीं बताया गया कि रेडियो वेव, रेडिएशन जो थी या फिर कोई भी वेव थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, एक्सरे थी, वाई रे, गामा रे थी या फिर यूवी रे थी, इसके बारे में उसने कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उसने ये बताया कि अगर कोई भी कण गति कर रहा है तो इससे रिलेटेड उसके पास में क्या होगी, एक तरंग होगी। अगर फोटोन के रूप में है तब तो वो किस प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करता है। वेव नेचर के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो इसके अंदर व्यतिकरण या फिर किसको पढ़ेंगे, विवर्तन, तथा साथ में ही तीसरा जो ध्रुवण पढ़ेंगे हम इसी यूनिट के अंदर, उसमें आपको वेव नेचर के बारे में भी पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी अगर तरंग है वो किसके रूप में, फोटोन के रूप में किसी भी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो किसको प्रदर्शित करती है, वो उसके पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करती है। ये मैंने अभी आपको स्टार्ट किया तब भी मैंने बता दिया था मुकेश।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी तरंग जो कि या फिर कोई भी अगर किरण है वो फोटोन के रूप में इंसिडेंट हो रही है, तब तो उसके पास कौन सा नेचर होगा, पार्टिकल नेचर। अदरवाइज वो कौन से नेचर को प्रदर्शित करती है, वेव नेचर को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये लैम्बडा बराबर h/p है, ये उसने क्या बताया, किसी भी तरंग जो कि कोई भी कण है अगर गतिशील अवस्था में है तो उसके गतिशील अवस्था में वो किसी एक वेव से रिलेटेड होता है या उससे एक रिलेटेड कौन सी होती है, कोई भी एक वेव होती है। और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, लैम्बडा बराबर h/p के रूप में होती है। जहां पे ये जो लैम्बडा जो है उसको क्या बोला जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तथा इस तरंग को कौन सी तरंग बोलते हैं, इस तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। तथा यहाँ पे P जो है वो क्या है, गतिमान कण का सवेग। ठीक है ना। तो आप लोगों की ध्यान रखना है जो लैम्बडा बराबर h/p है उसमें जो लैम्बडा जो होती है वो क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तथा जो ये तरंग है इनको कैसी तरंगे बोला जाता है, द्रव्य तरंग। और इन्हीं द्रव्य तरंगों को हम क्या भी बोल सकते हैं, और क्या भी कह सकते हैं, डी ब्रोगली वेव भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये गतिमान कण का अगर संवेग p है तो उस कंडीशन में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके द्वारा दी जाती है, लैम्बडा बराबर h/p से प्रदर्शित की जाती है। अब इसका हम प्रूव कर लेते हैं, पार्टिकल जो कि फोटोन की एनर्जी के रूप में अगर किसी भी तरंग को इंसिडेंट किया जाए तो उस आधार के ऊपर हम इस फॉर्मूले का भी प्रूव कर सकते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से आवर्ती u के फोटोन की ऊर्जा जो है की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h म्यू। ठीक है। जहां पे ये म्यू क्या है, किसी भी फोटोन जिस वेव अगर प्रकाश प्लांक के विकिरण सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई म्यू आवर्ती की कोई किरण है तो उसके अंदर, या म्यू आवर्ती के फोटोन की कोई किरण है तो उसकी एनर्जी जो है वो किससे प्रदर्शित की जाती है, E बराबर h म्यू। या फिर आपने क्या पढ़ा था, E बराबर NH म्यू से ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है। और अगर वहीं पर अगर हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा के सूत्र का यूज करें, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम क्या जाते हैं, E बराबर किसके होता है, mc² के। तो यहाँ पे जो ये m है वो किसको प्रदर्शित करता है, गतिशील अवस्था में फोटोन के प्रभावी द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। और c क्या है, वेव की वेलोसिटी या प्रकाश का वेव है। तो उस कंडीशन में हम अगर इस इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 से इक्वल करें तो उस कंडीशन में mc² बराबर क्या आ जाएगा, h म्यू। mc इज टू क्या आ जाएगा, h म्यू अपॉन c। और जो फ्रीक्वेंसी v है वो म्यू है वो किसके बराबर होती है, c अपॉन लैम्बडा के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, mc बराबर h अपॉन लैम्बडा। और कोई भी फोटोन जो होता है प्रकाश की किरण के अंदर या फिर किसी प्रकाश की किरण के अंदर जो फोटोन होता है उसका संवेग जो है वो क्या होता है, P बराबर mc से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि कोई भी प्रकाश की किरण है उसके अंदर उपस्थित जो फोटोन होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, प्रकाश की किरण के बराबर c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में जो ये फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा,
P बराबर H अपॉन लैम्बडा, या फिर लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा H अपॉन P या फिर H अपॉन MC। ये फॉर्मूला किसके लिए है? कोई भी प्रकाश की किरण, या फिर ये कह सकते हो कि कोई भी प्रकाश की किरण या फिर किसी भी प्रकाश की किरण के अंदर उपस्थित फोटोन की ऊर्जा अगर मैं ज्ञात करनी है, फोटोन की जो वेव है, फोटोन से रिलेटेड जो वेव है उसकी तरंग दैर्ध्य हमको ज्ञात करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्बडा बराबर H अपॉन P या लैम्बडा बराबर H अपॉन MC। यहाँ पे MC या जो P बराबर MC लिखा है हमने मोमेंटम, ये MC इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो ये M जो है वो तो क्या हो जाएगा? फोटोन का इफेक्टिव मास गतिशील अवस्था में, और C जो है वो क्या हो जाएगी? उसके अंदर प्रकाश की किरण की वेव या फोटोन की वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा किसके बराबर? C के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अगर यहीं पे मान लो कि जो पार्टिकल हमने माना है वो फोटोन ना हो, फोटोन के अलावा किसी और प्रकार का कोई भी पार्टिकल हो जाए या किसी कोई और पार्टिकल हो जाए, तो उसकी वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रकाश के वेव के बराबर हो। तो उस कंडीशन में जो ये फॉर्मूला है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? इसी प्रकार किसी अन्य गतिमान कण जिसका द्रव्यमान क्या है? m, तथा वेग v हो, तो इसकी डी ब्रोगली रंग दैर्ध्य जो होती है वो किसके बराबर होती है? लैम्बडा बराबर H अपॉन P बराबर H अपॉन MV के। अब जब वेलोसिटी उसकी C के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में जो ये पार्टिकल होता है उसको कैसा? अनापेक्षीय कण, या फिर इसको हम कैसा पार्टिकल भी बोल सकते हैं? नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जो होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? लेस देन C से उसकी वेलोसिटी कम होती है किसी पार्टिकल की, तो उस कंडीशन में वो पार्टिकल कैसा पार्टिकल कहलाता है? नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहलाता है। अगर हम इसी जैसे कि अब यहाँ से हमें वेवलेंथ के बारे में पता चल गया कि लैम्बडा बराबर H अपॉन P होता है, तो अगर हम देखें कि यदि इस कण की गतिज ऊर्जा जो है, तो ये पार्टिकल हमने माना है m द्रव्यमान का, इसकी गतिज ऊर्जा E के बराबर किससे प्रदर्शित की जाएगी? 1/2 mv² से, क्योंकि P बराबर क्या है? mv, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को और भी किस रूप में लिख सकते हैं? P² अपॉन 2m के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मोमेंटम के रूप में, मोमेंटम तथा गतिज ऊर्जा में जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा? P बराबर √2m × E के। तो उस कंडीशन में जो ये गतिशील या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा? लैम्बडा बराबर H अपॉन √2m × E के। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में रिलेशन है? गतिशील कण की गतिज ऊर्जा तथा डी ब्रोगली वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के अंदर जो रिलेशन है वो क्या होता है? लैम्बडा बराबर H अपॉन √2m के। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये जो फॉर्मूला निकाला है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? वैसे ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने 12th में भी पढ़ रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई और दूसरी प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए। मुकेश, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कल दे दूंगा, अभी जो है इसको चलने दो उसके बाद में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया है
एयर वाला जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं आपको कल आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। तो आगे इसके अंदर अगर मान लीजिए ये क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 1, इसको नंबर 2 लगा दीजिए और इसको नंबर 3 लगा दीजिए। इसके अलावा भी दो प्रकार के और पार्टिकल पढ़े जाते हैं। एक तो कौन से कण, आवेशित कण, और एक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दो कण तो आप रिलेटिविस्टिक पार्टिकल और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल पढ़ते हो। उसमें तो वेलोसिटी किसके, प्रकाश के बराबर होती है या नहीं होती, उस आधार के ऊपर हम डिवाइड करते हैं। लेकिन दो और प्रकार के कण होते हैं, एक तो आवेशित कण और एक अनावेशित कण। आवेशित कण से मतलब चार्जिंग पार्टिकल और इसको एक तो आप इस चार्जिंग और दूसरे को आप बोल सकते हो जिसके ऊपर आवेश का मान 0 हो, या फिर अनावेशित, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आप ठीक है। तो इसके ऊपर आवेश का कुछ ना कुछ मान प्लस या माइनस के रूप में होता है, परंतु इसमें जो टोटल आवेश है उसका मान किसके, 0 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन के अंदर आप डिस्चार्ज नहीं बोलेंगे भाई, इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक के ऊपर तो आवेश होता है और एक के ऊपर आवेश नहीं होता है। इसके रूप में आप इन दोनों के जो एग्जाम्पल है उसके रूप में आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन हो गया, और हीलियम पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन ले लो, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम भी ले सकते हो, ठीक है। ये सब के ऊपर तो क्या होता है, आवेश, हाँ अनचार्ज पार्टिकल भी कह सकते हैं उसको, चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन तथा हाइड्रोजन पार्टिकल, इन सब के ऊपर क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रकार का आवेश होता है, प्रोटॉन के रूप में या इलेक्ट्रॉन के रूप में। लेकिन अनावेशित कणों के रूप में जो आते हैं वो न्यूट्रॉन हो गया, कोई भी गैस के अणु हो गए, तो उन सब के ऊपर क्या होता है, आवेश का मान 0 होता है, या फिर आप ये कह सकते हो उनके ऊपर प्लस या माइनस के रूप में दोनों ही आवेशों की संख्या क्या होती है, इक्वल होने के कारण गैस के अणुओं में तथा न्यूट्रॉन के अंदर टोटल आवेश का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, या फिर उनके अंदर सभी आवेशों को जोड़ने पे कुल आवेश का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वजह से जो ये अनावेशित कण और ये आवेशित कण है उनके ऊपर भी जो है डी ब्रोगली ने क्या निकाला, अपनी वेवलेंथ को ज्ञात किया। ठीक है। तो यहां से आप लोगों को क्या करना है, ये जो आवेशित कण तथा अनावेशित कण है उनकी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यदि सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते, किसी आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, किसी आवेशित कण की, या फिर ये कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अगर मान लो कि कोई भी आवेशित कण जिसका द्रव्यमान क्या है m, तथा अगर उसमें आवेश का मान q हो, तथा वो किस से भी विभवांतर से क्या किया जा रहा है, त्वरित किया जा रहा है या एसिलेटेड किया जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उस आवेश की जो गतिज ऊर्जा है उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, E बराबर q म्यू से। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन या सिंपल तरीके से हम कहें तो यदि किसी m द्रव्यमान का कण, यदि किसी m द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश
Q है को V विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इस कण को इस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा E के बराबर क्या हो जाती है, Q इंटू V। जो उसके ऊपर आवेश है उस आवेश को हम क्या कर ले, उस जिस विभवांतर से उसको त्वरित किया जा रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, उस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से इस पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या मिल गई, E के बराबर Q V। तो उस कंडीशन के अंदर इस कण की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगी, h/√2m ऑफ E के। ये हमने क्या पढ़ा था, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल के अंदर ये पढ़ा था, जिसमें वेवलेंथ तथा किसी भी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा के मध्य क्या रिलेशन होता है, लैम्बडा बराबर h/√2m E के बराबर होता है। तो इस वजह से इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम E का मान रखेंगे तो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, h/√2m QV। ये फॉर्मूला ए जो निकला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आधार के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले की सहायता से आप अलग अलग आवेशों के कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा कण हो गया या फिर न्यूट्रॉन हो गया और भी जो आवेशित कण या भारी आयन वाले कण होते हैं जिनके ऊपर आवेश कम या फिर भारी आयनित या फिर हेवी आयन पार्टिकल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हेवी आयन पार्टिकल वो होते हैं जिनके द्रव्यमान का मान क्या होता है, हीलियम से अधिक होता है। उन पार्टिकल की भी अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान ज्ञात करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को जो है एक पार्टिकल के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा रहा हूं, और बाकी जो प्रोटॉन अल्फा कण तथा न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या निकाल घर से डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान ज्ञात करके आना है, ठीक है ना। और उस फॉर्मूला को कल मैं लिखवा दूंगा वापिस, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो याद करके आने हैं। तो हमें किसका, इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होती है वो हम पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻⁻31 kg। इसके ऊपर आवेश का मान क्या हो जाएगा, Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और H बराबर क्या होता है 6.62 × 10⁻31 जूल सेकेंड, ठीक है। ये इसका मान होता है। अब इस मान को जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इक्वेशन नंबर ए में, तो इक्वेशन नंबर ए से लैम्बडा ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा 6.62 × 10⁻⁴/2 × 9.1 × 10⁻31 into 1.6 × 10⁻19 into V। जिस भी कोई किस वोल्टेज से कर रहे हैं, अगर वो वोल्टेज दिया हुआ हो तो रख देंगे, तो उस कंडीशन में भी हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 12.27/√V into 10⁻⁻10 मीटर, या फिर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखे तो क्या आ जाएगा 12.27/√V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ है ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है। और आपको जो निकाल के आनी है एक तो किसकी, प्रोटॉन की, दूसरी किसकी निकाल के आनी है अल्फा कण की जो कि हीलियम नाभिक होते हैं, और थर्ड जो आपको निकाल के आनी है वो किसकी निकाल के आनी है न्यूट्रॉन की।